डॉक्टर साहब की बात सुन लें 1 मिनट। ज़िया भाई, ये क्या कहते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं तो ये कह दें कि आप हमारे उससे रब्ता करके वहाँ से आप उनका नंबर ले सकते हैं। वो देते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग नाज़रीन। ब्यूटी डॉक्टर में एक मरतबा फिर से आपकी मेज़बान आहिरा साहब को खुशामदीद कहती है। जैसे कि खूबसूरत रहना जो है वो हर किसी का हक है और आप भी खूबसूरत रह सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि डीएम डिजिटल आप ही के फ़वाइद के लिए हर प्रोग्राम लेकर आता है, तो इसी के लिए आपकी ब्यूटी के लिए जो है ये प्रोग्राम है ब्यूटी डॉक्टर, जिसमें हमारे जो गेस्ट डॉक्टर दाऊद काजी जो है वो हमारे साथ होते हैं, आपको जो है मशवरे देते हैं, उनके पास जो नॉलेज है उसमें से आपको बताते हैं। कंसल्टेंट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आपको जो है ज़िंदगी बदल देते हैं, आपको खूबसूरत बनाते हैं। आप लोग जैसे कि हमेशा से उनसे मशवरे लेते हैं और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं हमारे साथ। हर जो है संडे को हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें वो आपको देते हैं मशवरे। आप लोग कॉल्स करते हैं, हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जिसमें कि आप लोगों की ज़रूरत के मुताबिक बातें होती हैं। इसके अलावा जो है कॉल करने के लिए हमारी टेलीफोन लाइन्स जो है खुली हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं डॉक्टर दाऊद काजी का आपको उनसे मिलवाती चलूँ और फिर हम मज़ीद बात करेंगे इसी प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आप हैं डॉक्टर साहब। आप हमारे जो नाज़रीन हैं उनको मशवरे दिया करें कि आपके मशवरों पर अमल करके वो भी खूबसूरत हो जाए। अच्छा, हम अपना टॉपिक जो है, जैसे कि हमने लास्ट वीक भी डिप्रेशन जो है उसको डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और मज़ीद हमने बोला था कि हम नेक्स्ट वीक भी इसी को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज़ बहुत सारी बातें थी जो कि हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते होंगे। लेकिन हम कॉल्स भी शामिल करेंगे, तो लेकिन एक कॉल है उसको पहले शामिल कर लें, फिर हम इस पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? हेलो, मैं अनु बोल रही हूँ। अनु जी, क्या पूछना चाहेंगी आप डॉक्टर साहब से? मैंने आपसे ये पूछना है कि मेरे को ना कुछ महीने से मेरी स्किन काफी डार्क होती जा रही है, तो वो फेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए मेरे को? ओके, फेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? आप अदरवाइज मेडिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको अनु? नहीं 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 नहीं। एज कितनी है आपकी? मेरी एज 28। 28। आप रिसेंटली कहीं पाकिस्तान वगैरह से तो नहीं आई? जी, आप बाहर से कोई पाकिस्तान इंडिया वगैरह से रिसेंटली तो नहीं आए? नहीं नहीं, मेरे को काफी साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए हैं। वैसे मेरा पहले सांवला रंग था, पर अब थोड़ा ज्यादा डार्क होता जा रहा है, तो इसलिए। आप कोई सन प्रोटेक्शन इस्तेमाल करती हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है, आप फ़ोन बंद कर लें, हम आपको अभी बता देते हैं, और आप टेलीविज़न से सुन लीजिए, ठीक? ओके। इनका जवाब देने के साथ ही हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन से माज़रत चाहूँगा कि पहले 15-20 मिनट हम टॉक करेंगे, ताकि हम टॉपिक को कोशिश करेंगे, मैं मुख्तसर से मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन साथ ही ये भी करता चलूँगा ताकि आप सब मुस्तफ़ीद हों। टॉपिक बड़ा अच्छा है डिप्रेशन का, तो इनके छोटे से जवाब। पहली बात तो ये है अनु कि आप यहाँ आई हैं, आपके चेहरे की रंग ज़्यादा स्याह होती जा रही है, ज़्यादा डार्क होती जा रही है। उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है एनवायरमेंटल डैमेज का होता है। आप कोशिश कीजिए कि दिन के वक्त चाहे बादल आए हुए हों, चाहे बारिश हो रही हो, आपको चाहिए कि आप सन प्रोटेक्शन, हाई क्वालिटी का सन प्रोटेक्शन फैक्टर हो जिसमें एटलीस्ट 30+ हो। आप वो इस्तेमाल कीजिए जिसमें UVA और UVB दोनों की प्रोटेक्शन मौजूद हो, और दिन के वक्त एवरी 4 to 5 आवर्स आप लगाएं। अगर आप नहाएं, वज़ू करें, या स्विमिंग वगैरह पे जाएं, या स्वेट करें, या कुछ और, वो आप दोबारा रीअप्लाई करें, तो इसकी वजह से आपके हो सकते हैं। दूसरी न्यूट्रिशन हो गई, आप अच्छे जब फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाएंगी, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी,
अगर कोई स्ट्रेसेस वगैरह हैं लाइफ की, उसको कम करने की कोशिश करें, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। ये सारी चीज़ें, अगर आपको कोई आयरन डेफिशिएंसी वगैरह है, कोई और मेडिकल डेफिशिएंसीज हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो आप अपने जीपी से वो करवा के आप देख सकते हैं। उनको अगर पूरा किया जाए, बाज़ औक़ात उनकी वजह से हो जाती, बाज़ औक़ात के अंडरलाइंग मेडिकल कॉजेज़ की वजह से हो जाती हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हो जाती है। लेकिन बहुत बड़ा जो कल्प्रिट है वो न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल डैमेज का है। अगर आप इस पर गौर करेंगे, इंशाल्लाह आपकी छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं डिप्रेशन के बारे में। आज मैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट से ही बात शुरू करूंगा, फिर बाद में हम अगर कुछ चीज़ डिस्कस कर सकें तो हम ज़रूर करेंगे। ये हम आपको बताते चलें कि मेरा तजर्बा या मैंने जो इसमें रिसर्च किया काफ़ी, वो न सिर्फ चूँकि मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, सिर्फ मेडिकल के हवाले से नहीं बल्कि लेटेस्ट रिसर्च के हवाले से बातें की है। इसमें आपने जो भी बात हो, आप अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तो आप स्टॉप ना कीजिए, अपनी जीपी से ज़रूर रब्ता कीजिए। अब हम ये करेंगे कि डिप्रेशन के हम कहेंगे कि ट्रीटमेंट क्या हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपनी कोई भी अंडरलाइंग कोई मेडिकल कॉज हो, आपने उसको ट्रीट करवाना है। आपने अपनी जीपी से ज़रूर कंसल्ट करना है और उससे अपनी डायग्नोसिस वगैरह करवानी है। फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग जीपी के पास जाते हैं मुख्तलिफ अलामात लेके। जीपी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो यहाँ टेस्ट करवाए, वहाँ टेस्ट करवाए, और वो आपको कहते हैं कि जनाब आपको ये बीमारी भी नहीं है, वो बीमारी भी नहीं है, वो बीमारी भी नहीं है। तो बहुत अच्छे जीपीज़ होते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी आपकी ये सिम्टम्स जो हैं, अगर वो बहुत, असल में जीपी के पास टाइम बहुत कम होता है। एनएचएस के रूल्स के मुताबिक उसके पास 5 से 10 मिनट का टाइम होता है, जिसमें उसने डायग्नोज भी करना होता है, ट्रीट भी करना होता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन भी देनी होती है। सब उसमें पूरी हिस्ट्री लेना, पूरा वो करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जीपीज़ हमारे बहुत मेहनत करते हैं, बास तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वो रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो आपको ट्रीट करते हैं। तो आप अपने जीपी से रब्ता करें इस मामले में। वो आपको बताते हैं कि जनाब आप डिप्रेस्ड हैं, वो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स पे लगा देते हैं, आपको दे देते हैं। तो इसमें यह है कि इसकी ज़ाहिर बहुत अच्छी वो भी हैं, इसका एक इलाज है, मुरवजा इलाज है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन हम इससे, आज दुनिया इस नहज पे पहुंच गई है कि मेडिसिन साइंस खुद इस चीज़ पे तहकीक कर रही है। इस चीज़ पे बड़ी स्टडीज़ हुई हैं जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, कि मेडिसिन फील्ड बजाते खुद अल्टरनेटिव मेथड्स पे गौर कर रही है कि सिर्फ मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो इसका हल नहीं है, सिर्फ वही इसका हल नहीं है, बल्कि हमें एक बिगर पिक्चर में सोचना होगा, एक बड़े अम्ब्रेला, एक ईगल्स आई जिसको कहते हैं, हमें उस तरीके से सोचना होगा, देखना होगा कि बड़े पिक्चर में कि रूट कॉजेज़ क्या है और किस तरीके से वो हो सकती है। इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कुछ मेडिकेशन अगर ले रहे हैं, वो मेडिकेशन बज़ाते खुद डिप्रेशन कॉज करती है। अच्छा, इसमें फिर बात ये होती है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो डिप्रेशन कॉज करती हैं। जैसे हम रोज़ाना ब्यूटी के हवाले से भी हमेशा पढ़ते हैं या बात करते हैं थायराइड के हवाले से, हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें हम कहते हैं कि जी अंडर फंक्शनिंग है थायराइड का। तो थायराइड के अंडर फंक्शनिंग ये बजाते खुद इट्स मूड बस्टर, ये जो है ना मूड को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और मूड को लो करता है। तो ये बजाते खुद डिप्रेशन कॉज करता है। फिर कुछ मेडिकेशन है, उनकी इंटरेक्शन की वजह से होता है, तो ये आपने देखना होगा। दूसरी बात ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट थेरेपीज़ अवेलेबल हैं। साइकोथेरेपीज़ हैं, ग्रुप थेरेपीज़ हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ, और आजकल जो साइंस जा रही है वो वहाँ पे जो जहाँ पे रिसर्च मेडिसिन की जा रही है, वहाँ पे दवाइयों पे भी रिसर्च हो रही है। SSRI है, SNRI, जो ये सारी मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग के ग्रुप्स आ रहे हैं, उसमें मज़ीद रिसर्च होती जा रही है। साथ साथ उससे ज़्यादा रिसर्च, बल्कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है साइंस का वो हो गया कि अल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे जाएं। तो इसमें बारे में इसके ये है कि रूट कॉज की तरफ उसकी इंसाइट एंड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात आप यू फील ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और आप फोकस नहीं कर पाते, उस प्रॉब्लम को आप फोकस नहीं कर पाते।
ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेडिकल के जितने जर्नल्स उठा के देख लें जो हमारे पास आते हैं, जीपी के आते हैं या दूसरे आते हैं हमारे पास, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के आते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास मैगज़ीन्स आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन मेडिकेशन को एडवर्टाइज़ किया गया है। आप टीवी पे भी देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ की हुई ड्रग इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो, ठीक है जी। फिर ये है कि मेडिकेशन कोई भी किस्म की हो, ये जितने भी ग्रुप्स हैं डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। फिर ये है कि बाज़ औक़ात इनके विड्रॉवल सिम्टम्स भी होते हैं कि जब आप उसको ख़त्म करें या रोक दें तो उसके विड्रॉवल सिम्टम्स भी होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बात आजकल हो रही है वो ये रिलैप्स के बारे में, कि रिलैप्स चाहे जितना भी आप वो करें, आपकी एक दफ़ा हट जाती है डिप्रेशन, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर दोबारा रिलैप्स होता है, आपके बाद फिर डिप्रेशन में जाते हैं, फिर एक पीरियड आता है जिसमें आप ठीक हो जाते हैं। जीपी बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। जीपी डायग्नोज कर सकते हैं, वो डायग्नोज कर सकते हैं और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिकेशन आपको, लेकिन हमें चाहिए कि इसको थोड़ा सा और आगे जाएं। मैं ये कहूँगा कि ये आपका बुनियादी हक है कि आप अपने जीपी को कहें कि मैं इसको और ज़्यादा वो करना चाहता हूँ, मुझे आप रेफ़र करें किसी स्पेशलिस्ट के पास। तो आमतौर पे काउंसलिंग के पास भेजते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के क्लिनिक्स वगैरह। तो आप उनको कहें कि मुझे स्पेशलिस्ट के पास भेजें। ये कोई इंसल्ट नहीं है जीपी की, ये वो है कि मैं ये कहूँगा कि जो स्पेशलिस्ट होता है उसके पास एडवांस ट्रेनिंग होती है, उसके पास एडवांस जो आजकल के लेटेस्ट तरीक़ेकार पे सिम्पोजियम्स, कॉन्फ्रेंसेस और उनके पास लेटेस्ट मवाद मौजूद होता है। और दूसरी बात ये उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हुई होती है इस स्पेशलाइज्ड फील्ड में, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बल्कि ये भी देखा गया है साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक कि बहुत सारे लोग जो कि डिप्रेशन से सफ़र करते थे, जब उन्होंने स्पेशलिस्ट को देखा, डिपेंड करता है कि स्पेशलिस्ट कितना, वो राइट स्पेशलिस्ट की चॉइस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप थेरेपी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ राइट थेरेपिस्ट की चॉइस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये साबित हुआ है कि जब आप स्पेशलिस्ट के पास गए तो आपको उन्होंने मेडिकेशन दी ही नहीं है, उन्होंने अल्टरनेटिव तरीक़ों से आपके साथ बात करके आपके रूट कॉज को पहुंच के आपको एक्सप्लेन की चीज़ें, तो आप उसको डिफरेंट एंगल से देखना शुरू हो गए। वो जो अवेयरनेस, वो जो इंसाइट आपकी नहीं थी, वो उस स्पेशलिस्ट ने आपको दी। तो ये आपका हक है कि अगर आप वो सिम्टम जो हमने लास्ट प्रोग्राम में कहते हैं, अगर आप वो फील करते हैं तो आप जीपी को कहें, वो आपको डायग्नोज तो करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन आप अगर उसको कहें कि मुझे स्पेशलिस्ट के पास भेज दें, तो एक बहुत अच्छा आइडिया टू एक्सप्लोर कि और ज़्यादा कौन सी चीज़ें हमारे पास होती। एक और बात हमेशा याद रखें कि आप लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट डिप्रेशन। इंटरनेट पे पढ़ें, फलां करें, जितना कोशिश हो सकती है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना आप अपने आप को ट्रीटमेंट और अपने आप का इलाज या रिलैप्स से बच सकते हैं। सही। अंडरलाइंग मेडिकल कॉजेज़ को आपने ज़रूर वो करना है, वो एक्सक्लूड ज़रूर करानी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसमें टाइम लगता है डिप्रेशन को कॉम्बैट करने में, उसके साथ फाइट करने में, उसके साथ लड़ने में, उसको ख़त्म करने में वक्त लगता है। लोग गिव अप कर देते हैं। ये ट्रायल एंड एरर है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की तजर्बे करने होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन आपको करनी होगी। बाज़ औक़ात को दवाइयाँ, डॉक्टर आपकी जीपी जो है वो आपकी दवाइयाँ चेंज करता रहता है, ये चेंज की, वो चेंज की, ज़्यादा कर दी मेडिकेशन, कम कर दी, एड ऑन थेरेपी कर दी, तो ये आपको करना होगा। बाज़ औक़ात ये ट्रीटमेंट्स बहुत पेनफुल होती हैं, बाज़ औक़ात बहुत डिस्ट्रेसिंग होती हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, कंटिन्यू। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसका होगा, इलाज ज़रूर होगा। अच्छा, डोंट रिलाई, एक जो सबसे बड़ी बात मैं तमाम रिसर्च स्टडीज़ वगैरह जितनी मैंने पढ़ी, उन्होंने एक बात मुश्तरका तौर पे की है कि डोंट रिलाई ओनली ऑन मेडिकेशन। हमारे बहुत सारे मेरे कॉलीग साथी हैं, वो ये करते हैं कि वो कोई आया, उनकी सिम्टम्स वगैरह देखी, डायग्नोज किया डिप्रेशन, उनको गोलियां पकड़ा दी, प्रिस्क्रिप्शन छाप के उसको साइन करके दे दिया, उसको कहा कि अब तो सिर्फ रिलाई करना मेडिकेशन पे, ये आज लेटेस्ट स्टडीज़ ये कहती हैं कि यू कैन नॉट रिलाई होली एंड सोली ऑन ओनली मेडिकेशन। तो सिर्फ वो नहीं है, आपको और चीज़ें देखनी होगी। एंटी डिप्रेसेंट्स मे रिलीव द सिम्टम्स, सिम्टम्स रिलीव कर सकते हैं, लेकिन ये क्योर नहीं है। ये आप याद रख लें कि एंटी डिप्रेसेंट्स इज़ नॉट अ क्योर।
आपके सिम्टम्स वगैरह को। तो इसीलिए जो लेटेस्ट रिसर्च वगैरह और इसमें कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको बेहतर कर सकती हैं। अब एक छोटी सी नई सी बात जो आई है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो रिसर्च हुई है एक्सरसाइज के बारे में, वो कहते हैं कि एक्सरसाइज अगर उससे बेहतर नहीं तो उससे बेहतर इफेक्टिव ज़रूर है एंटी डिप्रेसेंट से। एक्सरसाइज के बारे में इतना ज़्यादा किया गया, एक्सरसाइज देखिए आपके एंडोर्फिन्स रिलीव करती है, आपके सेरोटोनिन रिलीज करती है, तो वो आपकी इम्प्रूव करती है आपके मूड को। ज़रूरी नहीं कि आप जाके मैराथन रन करें या कोई बहुत बड़ा, कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 30 से 60 मिनट तक, आधे घंटे से 1 घंटे तक आप वॉक करें, अगर आप इवन ये कहते हैं कि आप ट्रैम्पोलिन वगैरह, अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते, अगर ट्रैम्पोलिन पे सिर्फ आप बैठ के वहाँ पे उस पे जंप करें या कुछ करें, कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और अदर जो फील गुड केमिकल्स हैं ब्रेन के, वो एक्सरसाइज रिलीज करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कोई बिल्कुल वो अंदर बैठ जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह किसी किस्म के नहीं करते। ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ वॉक ही कर लें, मैं ये नहीं कहता कि जॉगिंग करें, मैराथन करें, अगर आप एक्सरसाइज किसी किस्म की करें, उसकी वजह से आपके जो फील गुड केमिकल्स हैं ब्रेन में वो रिलीज़ होंगे, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स वगैरह ये रिलीज़ होंगे, उसकी वजह से आपकी मूड लिफ्टिंग होगी, इसकी वजह से आप डिप्रेशन को वो कर सकते हैं। अब एंटी डिप्रेशन का क्या होता है, ये करते हैं, ट्रिगर करता है ग्रोथ और न्यू ब्रेन सेल्स को और उसकी कनेक्टिविटी को, उसके कनेक्शंस को। यही काम एक्सरसाइज करती है। तो आप बजाय इसके कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स लें, आप वही काम एक्सरसाइज, बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है कि जो ये कर रहे हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये आजमुदा बात है, ये डॉक्टर काजी नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक स्टडीज़ कह रही हैं। अब आगे आ जाते हैं कि न्यूट्रिशन की। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। आप बैठे हुए हैं, आप हाथ पांव हिला रहे हैं, कोई गाना चल रहा है, कोई और चल रही है, आप अपनी एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये सारी इसमें शामिल है। न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा रोल है। आप स्मॉल, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि छोटे छोटे मील टुकड़ों में करके खाएं, मुख्तलिफ टुकड़ों में अच्छी बैलेंस डाइट खाएं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूड पे फर्क है। वो जो शुगर का वो जो क्रेविंग, वो जो डिप आती है और वो जो आप हाइपर होते हैं और फिर डिप आती है, अगर आप इसको अवॉइड करें तो इससे आपके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। कोशिश करें अगर कार्बोहाइड्रेट खाना ही है आपने तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। स्लीप के बारे में, स्लीप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी नज़रअंदाज ना करें। इसमें यह होता है कि लोग ये नहीं समझते कि इसका मूड के साथ क्या ताल्लुक़ है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि जब आपकी बॉडी के रिपेयर का सिस्टम शुरू होता है वो तकरीबन रात 10 बजे के बाद शुरू होता है। सही। अब लोग आपने I'm a late bird, जो नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा जी, उसमें यह है कि रात 10 बजे आपको चाहिए कि आप सब कुछ ऑफ करके आप बेड में चले जाए स्लीप। कहते हैं कम से कम 7 से 9 घंटे आपको सोना चाहिए, 7 से 9 घंटे, ताकि आपकी बॉडी। इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहीं जिक्र किया था कि जो लिवर क्लेंजिंग होती है, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मैं उनके सब के नाम बता सकता हूँ, आपके एड्रीनल्स का बता सकता हूँ, सारे हर बॉडी का हर ऑर्गन असरअंदाज होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लिवर क्लेंजिंग उस वक्त होती है जब आपकी बॉडी, जब आप सो रहे होते हैं। तो अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी, लिवर क्लेंजिंग और सारी ये डिटॉक्स वगैरह का अमल नहीं होगा, आप वो नहीं कर सकते। अच्छा, ये सारे आपके अफेक्ट करते हैं आपकी फंक्शनैलिटी को, आपके फंक्शंस को। तो कोशिश करें कि ये करें, और ग्रोथ रिपेयर इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। आमतौर पे हमने ये बनाया हुआ है, एक और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ। हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि ठीक है जी, हम 10 बजे चले जाते हैं बेड में। अब बेड को हमने बहुत कोजी प्लेस बनाया हुआ है। बेड कोजी प्लेस नहीं होना चाहिए। बेड में आपका टीवी नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल नहीं होने चाहिए। आपके मोबाइल तो चले एक मजबूरी है, लेकिन लोगों ने टीवी रखे हुए, टी कॉफ़ी का इंतज़ाम किया हुआ है और उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं, वो करते रहते हैं। उसको खाना तक ऊपर ले जाते हैं, खाना तक ऊपर ले जाते हैं और वो वहाँ पे खाते हैं सब कुछ। तो वो इससे आप परहेज करें। जब चूँकि देखिए, अगर आप इसको टेलीविज़न लगा होगा आपका, आपके दूसरे वीडियोस होंगे, डीवीडी प्लेयर्स होंगे और
हाई फाई सिस्टम होंगे, आप ऑफ नहीं कर सकेंगे। बेहतर ये है, जो सबसे बड़ी बात जिस पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं वो ये है कि आप माइंड को स्विच ऑफ कर दें। तो जब ये चीज़ें होंगी आपके पास और आपने उसको कोजी बनाया हुआ है तो आपका माइंड स्विच ऑफ नहीं करता। बेडरूम का मकसद है कि बेड हो और आप स्विच ऑफ करें, आप अपने जहन को सुकून दें, वो हम नहीं कर पाते। सर्टन फूड्स हैं, टी कॉफ़ी वगैरह, हम ये चीज़ें कंज्यूम करते रहते हैं, उसकी वजह से स्लीप पे बहुत, बल्कि बाज़ औक़ात कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी में ये कहते हैं कि अगर आप कोई स्टार्ची फूड ले लें, कोई स्टार्ची फूड ले लें तो आपकी हेल्प करती है। बाज़ औक़ात कुछ ड्रिंक्स वगैरह हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, वो अगर आप लें, ग्लास गर्म दूध का अगर पिएँ, उसकी वजह से आपको बड़ी रिलीज़ होती है। मिल्क की कोई भी प्रोडक्ट ले लें, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बाज़ार में, आप अपने बच्चों को भी देते होंगे कि जी सोने से पहले आप दे देते हैं, अगर आप वो ख़ुद भी इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आ जाऊँ कि इसके लिए सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके रिलायबल, आपके बेस्ट फैमिली मेम्बर्स और आपके फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिप्रेशन को ख़त्म करने में और रिलैप्स से बचने के लिए। जितना स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क आपका होगा, इतना ही आप डिप्रेशन में जाने के चांसेस कम होंगे या रिलैप्स के चांसेस कम होंगे। ये इसको कभी भी नज़रअंदाज ना कीजिएगा। रेगुलर कॉन्टैक्ट विद रिलायबल, विद गुड फैमिली एंड फ्रेंड्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फिर हमारे यहाँ कुछ ये है कि हमारे यहाँ तो ये रूल ही नहीं है, अंग्रेज़ों में ये चीज़ बड़ी अच्छी है, वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास फारिग वक्त है तो वो वॉलंटियर करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चैरिटीज़ में हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चैरिटी शॉप्स हैं, वो कोई डिसेबल्ड के लिए, कोई कुछ और के लिए, किसी भी तरीके से वो वॉलंटियर करते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड बिल्कुल नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती का मसला समझा जाता है कि वॉलंटियर करें। अगर आप इसमें करें, इसके बड़ी स्टडीज़ इस पे हुई और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। अब जो इसमें एक और चीज़ जिसमें मैं अब आ रहा हूँ, हम हमेशा लास्ट टाइम एक कॉलर ने भी पूछा था कि स्ट्रेस को रिड्यूस किस तरह किया जाए। भाई ये तो स्ट्रेस तो लाइफ, अब आप किसी से पूछे कि वो कहते हैं कि जी ये तो ज़िंदगी के साथ स्ट्रेस रिलेटेड है, हम इसको कम किस तरह कर सकते हैं। देखिए जी, अगर आप छोटी सी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, दरिया को कूजे में बंद करके बताऊंगा, अगर आप समझें और इस पे अमल करें, उससे आपके लाइफ बहुत ज़्यादा, आपकी डिप्रेशन कम करने में, आपकी स्ट्रेस कम करने में बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहली बात उसमें ये है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लानी होंगी, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लानी होंगी। उसमें सबसे पहले, एक बंदा स्ट्रेस्ड अप है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो छोटी छोटी चीज़ों पे घर में, वो डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से, वो अगर चाबी ढूंढ रहा है सुबह ऑफिस जाने के लिए, तो वो चूंकि उसने, अगर वो चाबी की एक जगह मखसूस हो, उस चाबी वहाँ पे रखी हुई हो, तो आप वहाँ से जाके सुबह, आपको पता है कि आपने दफ्तर जाने से pहले या काम पे जाने से पहले या बच्चों को छोड़ने के लिए जाना है, आपको पता है कि आपकी चाबी वहाँ पे पड़ी है, तो आपको स्ट्रेस अप होने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन स्किल से, आपका वॉलेट कहाँ पड़ा हुआ है, आपका पर्स कहाँ पड़ा हुआ है, ये छोटी छोटी चीज़ें, सॉक्स, अगर आप इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, बालों के लिए ब्रश कहाँ पड़ा हुआ है, तो इससे आपके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, अपने जो बेसिक इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें, उनको एड्रेस करने से बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। वर्क ओवरलोड, कि आप हर काम को थोड़ा थोड़ा करते हैं, वो अगर आप ऑर्गेनाइज करके करेंगे कि जी मैंने ये वॉशिंग करनी है, मैंने ये काम करने हैं, मैंने वो काम करने, सारे उनको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन स्किल से आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि हमें अपना टॉपिक जो है उसको भी कवर करना होता है। डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे डिप्रेशन के हवाले से, हम मज़ीद बात करेंगे। एक कॉल शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज़, वरना हमें आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आएगी। हेलो हेलो, चलें डॉक्टर साहब, हम अपना टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के हवाले से, और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रीज़न्स फॉर डिप्रेशन क्या होती हैं, बेसिक रीज़न्स। अभी तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड कर लें अपनी लाइफ को, तो उससे आपको जो ज़िंदगी में है पॉजिटिव असरात होते हैं, आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो है क्या रीज़न्स हो सकती हैं, हम ज़रूर बात करेंगे। एक कॉल आ गई है हमें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि आप पाकिस्तान में कब होते हैं और कहाँ के? मुझे उनके पास जाना है।
डॉक्टर साहब के पास जाना आप है। ठीक है, आप पाकिस्तान ऐसे- से बोल रही हैं? डॉक्टर साहब हेलो जी, कम से न खबर के जी सर غنا पाकिस्तान نه خبرې کوم पाकिस्तान کوم ځای نه؟ पाकिस्तान کې د چراټ نه چراټ. پیښور چراټ خټک ہے او میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. میں یہاں انگلینڈ میں ہوتا ہوں, یہیں پہ پریکٹس کرتا ہوں, یہیں پہ ساری میری سرجری وغیرہ سب کچھ یہیں پہ ہے. ہالیڈیز پہ ضرور پاکستان جاتا ہوں. اگر پاکستان کبھی آیا تو انشاءاللہ ضرور وہاں پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو میڈیکل کے حوالے سے مجھے بتا دیں, میں آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. نہیں ماری چیز تاسو سره اوکے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کنٹرول روم سے بات کریں, یہ آپ کو ہماری جو بھی پوچھنا ہے. یہ ہماری بہن تھی جن کے لہجے سے مجھے پتہ چلا کہ پٹھان ہیں. میں نے پشتو میں بات کی, چراٹ کی صحیح. رہنے والی ہے اور چراٹ میں زیادہ تر خٹک قوم کے قبیلے کے لوگ ہیں. صحیح جی. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے, ابھی آپ لوگ جو ہے ہمیں کالز کر سکتے ہیں, ٹیلی فون لائنز آر اوپن. ہم جو ہے پہلے تھوڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم ٹاپک کو جو ہے ڈسکس کریں, آپ کو کچھ وجوہات بتا سکیں, کچھ آپ کی بیسک جو لائف میں پرابلمز ہوتی ہیں ان کے بارے میں. اور ایک بہت ہی لائک کامن پرابلم ہے آج کل کے زمانے میں ڈپریشن, جس کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں. ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ڈاکٹر صاحب بات کروں گا. جی بولیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ وہ ڈاکٹر صاحب ہم پوچھے گا, ہمارا پختون ہے, پشتو میں بات کرتے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, کہہ رہے ہیں. اوکے جی, پختو کے سوالوں کا معنی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی صاحب جانا خبریں کم شاہد ہاں جی. یہ مستر دریزے کا درد کا کلا یوزے سے کا کلا بوزے سے کا جی بریک پریشر میں چیک تھا. کم زے کی دی درد گئی؟ جی لکا کلا یوزے تلوٹ سی کلا بلزے تلوٹ سی گڑ دیا میں جی سے درد کے بچے سٹیم پر سے تیرسی بھی بیا ختم کو اس پہ جی خیب آدھا سے مکمل نرسی. ها دې کې داسې دی چې ته هلته خپل ډاکټر ته ښکاره کړه چې ستاسو پراپر ستاسو ټریټمنټ وکړي چې څه وجه څه ده. زه دلته تر هغو چې تا ونه وینم پوره هیسټري نه والم, زه تا له جواب نشم درکولی. ها جی ټیک ده جی, ٹھیک شو جی. او ډېره مننه. ډپریشن سے غونسته او زه ډیپریشن په باره کې خبرې کوم, تاسو د پروګرام وګورئ, انشاءالله تاسو ته به خوند درکړي انشاءالله. ٹھیک شو صحیح. اوکے جی, خدای دې خیر درپېښ. اوکے السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. مجھے صرف السلام علیکم سمجھ آیا اور بالکل شکریہ سمجھ آیا, لیکن آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں, ٹیلی فون لائنز آر اوپن. اور ہم بات کریں ڈپریشن پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا کیوں ہے ڈاکٹر قاضی کہ آج کل کے زمانے میں جب ہم بیک ہوم ہوتے ہیں یا ہم پاکستان میں ہیں, انڈیا, موسٹلی ایشین کنٹریز میں ہمیں اتنا سننے کو نہیں ملتا یہ ورڈ ڈپریشن, لیکن جب ہم یہاں اس طرح کی سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے بچے 9-10 سال کے بچے بھی کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اس سوسائٹی میں اتنا اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ اصل میں یہ ہے کہ وقت بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, لائف کی سٹریسز ہم نے جو پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا ڈسکس کیے تھے کہ جتنا پریمیٹیو, جیسے کلولی ہم نے ایک ٹرائب بتائی تھی گنی, نیو گنی میں ہم نے کہا تھا کہ ان میں ڈپریشن دیکھی ہی نہیں جاتی. اسی طریقے سے نارتھ امریکہ کی کچھ ٹرائبس ہیں جس میں ڈپریشن دیکھی ہی نہیں گئی. جتنا آپ پریمیٹیو ایج میں جاتے جائیں گے اتنے ہی آپ کو ڈپریشن سے پالا ہی نہیں پڑے گا. جتنے ہم ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں, ٹیکنالوجیز ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں, دنیا ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہیں, تو سٹریسز اور ڈپریشن کے زیادہ وہ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس سوشل سپورٹ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, خود غرضی اور ہر ایک کی اپنے ناک کے آگے نہ سوچنا, ہر ایک اپنی مطلب اور غرض اور لالچ کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو بھولتے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے حق مار رہے ہیں, اس وجہ سے ڈپریشن. اس کا مطلب ہے کہ جو ایتھکس ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے اثر کرتے ہیں. اگر ہم ان ایتھیکل ہو جاتے ہیں یا ہم بھول جاتے ہیں وہ سب جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں, تو پھر جو ہے اس سے بھی ہم ڈپریس ہوتے ہیں. ایک کال شامل کرتے ہیں, پھر ہم مزید بات کریں گے اسی حوالے سے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی میں مردان سے بات کر رہا ہوں, نوید شاہ. جی نوید شاہ صاحب, آپ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ عرصے پہلے مجھے پینک اٹیکس آتے تھے ڈپریشن کی وجہ سے. صحیح. جی جی. تو اس کے لیے میں نے پھر کنسلٹ کیا ایک ڈاکٹر سے, سائیکٹرسٹ سے. جی.
तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी जिसकी वजह से मैंने कंटिन्यू रखा और अराउंड अबाउट 3 साल। अच्छा जी। तो फिर डॉक्टर साहब की डेथ हो गई जिनसे मैं ट्रीटमेंट ले रहा था। जी जी। और अभी दोबारा मुझे फिर रेजअप हुई है कुछ महीने पहले जी। तो सर ये मुझे जरा आप बताएंगे क्योंकि वो मैं लेता था अल्प्रोजोलाम और एंटी डिप्रेशन थी मेनिप्रॉम, जिसकी वजह से मेरा बीपी कंट्रोल रहता था। अच्छा जी। और कभी कभार वो शूट कर जाता है, कभी कभार बिल्कुल लो हो जाता है। अच्छा, इसमें आप जरा मुझे प्लीज इसमें गाइड कीजिएगा। जी, आप बेशक फ़ोन बंद कर लें। मैं पैनिक अटैक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपकी तवज्जो से, और भी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। ये भी हमारे पठान भाई थे, इनकी तवज्जो से हम आपको लेकिन उर्दू में ही बताऊंगा मैं। आप अगर पंजाबी में सवाल करना चाहें, उर्दू में करना चाहें, अंग्रेज़ी में, बलोची में, बरोही में, फ़ारसी में, इन ज़ुबानों में मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। वो कि अच्छा नहीं होगा, मतलब पूरी तरह नहीं कह सकूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक मेरा गुजारा कर लूँगा इन ज़ुबानों में। तो पैनिक अटैक एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी एक फीलिंग का नाम है, एक किसी किस्म की फीलिंग डेवलप होती है आप में, और आपके जैसे आपको ऐसा महसूस होता है। इसमें मुख्तलिफ इसकी एक रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं। उसमें यह है कि आपका दिल घबराता है, आपको दुनिया हो सकता है घूमती हुई या कमरा घूमता हुआ लगे, आपको ये लगे कि जैसे आपका सांस घुट रहा है, या आप ऐसे करते हैं कि जैसे कंजेस्शन सी हो रही है, या आप ऐसे कि कुछ होने वाला है, या आपका दिल या आपको हार्ट अटैक हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं। घबराहट का शिकार होते हैं, आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं, आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है, जिसमें पाल्पिटेशंस हम कहते हैं। बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं पैनिक अटैक की। उसकी कॉजेज़ भी बहुत सारी होती हैं। कोई फेयर्स, किसी किस्म की कोई डर, खौफ वगैरह, कोई इस किस्म के आपकी जो इनहिबिटेड थॉट्स वगैरह है, जो आप वो उसके बारे में कोई चीज़ होती है तो आप पैनिक का शिकार होते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको समझना चाहिए पैनिक अटैक होते किस तरह है, उसमें क्या, इसमें इवन यहाँ तक होता है, इसमें कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, मेडिकल कंडीशन है। इसमें आप गिर भी जाते हैं, आप पे बाज़-औक़ात फिट्स वगैरह, जैसे लोग समझते हैं मिर्गी का दौरा है, आंखें पथरा जाती हैं, ऊपर की तरफ आई रोज़ अप हो जाती हैं, फला हो जाती हैं, मुँह से जाग भी वो बाज़-औक़ात। लेकिन आपको डायग्नोस करना ज़रूरी है कि फिट्स कोई और मसला तो नहीं। लेकिन अगर आम तौर पे देखा जाए, बाज़-औक़ात आप ये होता है कि आप अपनी ट्राउज़र्स वेट कर लेते हैं, आपकी यूराइन पे कंट्रोल नहीं रहता, या आपके जो नंबर 2 हैं उस पे कंट्रोल नहीं रहता। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम, अगर आप इसको समझें तो आजकल मेडिकेशन तो दी जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन दी जाती हैं, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स भी दी जाती हैं, जिसमें, और मैं लिस्ट तो आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि ये आप स्पेशलिस्ट से मिलना आपका ज़रूरी है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक इसकी जो बेस्ट थेरेपीज़ हैं वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ वगैरह हैं। इसमें आपको समझना चाहिए, ग्रुप थेरेपीज़ करते हैं, आपको समझाते हैं कि आप इसको रूट कॉज को समझने की कोशिश करें, और आपको वो रीअश्योरेंस देते हैं कि ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या करते हैं, टास्क देते हैं, आपको टारगेट्स देते हैं। उस टारगेट्स को आपको डायरी मेंटेन करनी होती है, उस टारगेट्स को मीट करने के लिए। उसमें बहुत अच्छी इंशाल्लाह अगर आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को, या अच्छे जो सिर्फ मेडिकेशन पे आपको वो ना कर रिलाए, और वो आपको इंसाइट और भी दे दे, जैसे मैंने कहा कि एक बिगर पिक्चर में देखे, और आपको राइट टाइम दे, और आपको राइट किस्म की थेरेपीज़ दें, तो इंशाल्लाह मैंने काफ़ी सारे लोगों को खुद बजाते खुद उनको मेडिकेशन से छुड़वा के, उनको सिर्फ बातों से, उनको समझाने से अल्हम्दुलिल्लाह उनको दोबारा पैनिक अटैक्स नहीं हुए। तो आपको भी ये हो सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसके अलावा जो है हमारे साथ एक और कॉलर शामिल हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो, बोलिए। वालेकुम सलाम। जी हसीना जी, बोलिए, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। जी, और क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से? मैंने बस डॉक्टर साहब से यही कहना था कि अगर वो अब जैसे हमारे लोग, जैसे जिसको भी डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, तो फटाफट वो मौलवी के पास ले जाते हैं। सही। और वो मौलवी साहब हमेशा कहते हैं कि नहीं, फलाने ने इसको कुछ किया है, फलाने ने इसको कुछ किया है। सही। फिर वो अपने इलाज शुरू कर देते हैं, और वो सिचुएशन कई दफ़ा इतनी ख़राब हो जाती है कि वो इंसान खुदकशी कर लेता है। सही, बेशक। बहुत ही अच्छा जो है आपने पॉइंट जो है तो जो हमारे जो एशियन पेरेंट्स हैं, प्लीज़ उनके
کے لیے ڈاکٹر صاحب کو کہیے گا کہ ان کے لیے یہ پیغام پلیز 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 دیجیے گا. بالکل جی حسینہ جی، بہت شکریہ، اتنا اچھا آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، ہم ضرور اس پر غور کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کا بہت زیادہ ممنون ہوں، یہ بہت خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے. ہمارے ہاں لاسٹ ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا تھا، شاید اس پروگرام میں یا اگلے پروگرام میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکیں کسی وقت. ڈاکٹر صاحب پلیز آپ نا سبھی کے لیے ایڈوائز کیجیے گا کہ جب بھی آپ کو کچھ میڈیکل پرابلم ہوتی، ڈپریشن ہوتی، کچھ بھی ہے، وہ بجائے کہیں صحیح جگہ ڈاکٹر کے یا ہاسپٹل لے جانے کے لیے ہم لوگ کہیں اور لے جاتے ہیں. آپ بھی مجھے پٹھان لگتی ہے میرا خیال، پشتو سپیکنگ لگتی ہے. آپ بے شک فون بند کر دیجئے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اور آپ کو اس کا انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں کی دل کی ترجمانی آپ نے کی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں بذات خود جانتا ہوں، اور یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ان سب لوگوں سے ہے. ایک تو دیکھیں، ہم 2-4 چیزیں میں ان پہ بہت سٹریس دے کے کہوں گا. ایک ہمارے ہاں یہ ہے کہ ڈپریشن کو سمجھا نہیں جاتا، اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، نہ کوئی ایڈمٹ کرتا ہے. اس میں عزت بے عزتی کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اور اس کو بہت بڑی ویکنس سمجھتے ہیں. میں نے ونسٹن چرچل کی مثال دی کہ وہ ڈیپ ڈپریشن میں سے گزرا ہے، اور اس کو بلیک ڈاگ کہا کرتا تھا ڈپریشن کو. تو بہت بڑی ہستیاں ہیں جن کے اگر میں نام لینا چاہوں تو شاید گنوا ہی نہ سکوں. جتنے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت وہ ڈپریشن کا ضرور شکار رہے ہیں. اب بڑے ایکٹرز ایکٹریسز وغیرہ کو، بڑے سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں، بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ سیاسی لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ ڈپریشن سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کو ویکنس سمجھا جاتا ہے، اس کو ویکنس نہ سمجھا جائے، اس کو نظر انداز. دیکھیں اگر کسی کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پاؤں کی ہڈی، اس کو ایک دم آپ ٹریٹمنٹ کے لیے لے جاتے ہیں. لیکن اب جب ہمارے ہاں کسی بچے کا یا کسی بھی لڑکی کا، لڑکے کا، ان کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں آپ بالکل اس کو اگنور کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ہاربل ہو جاتے ہیں. ہمارے اسپیشلی ہمارے جو ایشین پیرنٹس ہیں، انہوں نے بہت صحیح کہا. وہ الٹا ان کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں، ان کو تانے تشنے دے کے ان کے ساتھ سلوک ان کا برا ہو جاتا ہے. ان پہ جو مرات ہوتی ہیں، کوئی پیسے دینے ہیں، کوئی فلاں، کوئی کپڑے، ان چیزوں ان پہ بند کر دیتے ہیں. اگر گاڑی ہے، گاڑی لے لی، اگر کوئی اور مرات ہیں کہ بھائی یہ تو مست ہے، یہ تو ایسے کرتا ہے، یہ تو اس کو وہ نہیں ہے، اس کو آپ اور زیادہ آپ اس کو اور زیادہ ڈپریشن میں مبتلا کرتے ہیں. اور یہ بہت صحیح بات کی ہے. اس کے میں سوئسائڈل رسک پہ بھی آ سکتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ سوئسائڈل رسک بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کو نہ صرف نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ آپ اس کو انڈرمائن کر کے آپ اس کے اپوزٹ رویہ کرتے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے. دوسری جو ایک بہت بڑی بات اور خوبصورت بات آپ نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ملاؤں کے پاس لے جاتے ہیں. میں کسی ملا کے خلاف نہیں ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، عالم ہیں. میں کسی دم درود والے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، میں کسی تعویذ گنڈے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ یہ ایک اپرووڈ سائنٹیفک ایک بیماری ہے. جس طریقے سے آپ کے کوئی کینسر ہے، جس طریقے سے آپ کے لیور کے پرابلمز ہیں، آپ کے برین کے پرابلمز ہیں، آپ کے ہارٹ اٹیکس وغیرہ ہیں، جس طرح یہ پرابلمز ہیں، ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، پینک اٹیکس، یہ سارے میڈیکل پرابلمز ہیں. اس کو خدا را میڈیکل پرابلم کی طرح لیں، اور اس میں کوئی عزت بے عزتی. ہم بہت زیادہ لوگ، ہم میں سے اگر آپ جائیں آن لائن بہت سارے ٹولز موجود ہیں، بہت سارے آپ اپنے جی پی سے کہیں، وہ آپ کو کاغذ دے دیں گے پرنٹ کیا ہوا، اس کو آپ ٹک مارک کریں، اپنے آپ کو سکورنگ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے % ڈپریس ہیں، آپ کتنی ڈپریشن میں سے گزر رہے ہیں. تو خدا را اس کو کوئی عزت بے عزتی کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو ٹریٹ کریں، اس کی مدد مانگیں. مدد مانگنا بہت اچھی چیز ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ہم ان کو شامل کرتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیجیے پلیز. وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیجیے پلیز. ٹھیک ہے نا، میں بات کم کر دیتا ہوں. بہت شکریہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام گلریز ہے. ٹھیک ہے گلریز صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے ڈائبٹی ہے، تو ڈائبٹی میں گولیاں کھاتا ہوں مگر یہ کم نہیں ہو رہی. اوکے ٹھیک ہے، ڈاکٹر جی پی اس سے ضرور رابطے میں رہیے گا. اور جو سیکنڈ اوپینین ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں. جی آپ نے اپنے ڈائٹ اور لائف سٹائل میں کچھ چینجز وغیرہ کی ہیں؟ جی میں نے شوگر بالکل ختم کر دی ہے، شوگر والے ڈرنک وغیرہ وہ بھی بالکل ختم کر دیے، مگر میرے جوڑوں میں درد ہے
पता चलता है कि जोड़ जो है ना ये लूज हो रहे हैं, सिर जो है ना दिमाग में वो इतना काम नहीं कर रहा, जब बात करता हूँ तो गुस्सा बहुत होता है, डिप्रेशन आता है, ऐसी प्रॉब्लम जो है ना ये हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज के अलावा और तो कोई मसला नहीं है आपको? नहीं, और कुछ मसला नहीं है। अच्छा, आप इंसुलिन पे हैं या गोलियों पे हैं? गोलियों पर है जी। गोलियों पे। अभी मतलब बचपन से तो नहीं, आपको अभी डायग्नोज हुआ है डायबिटीज? जी अभी 3-4 महीने हुए। आपका वजन ज्यादा तो नहीं? नहीं, वजन ज्यादा नहीं है। आपकी जॉब वगैरह या घर में स्ट्रेसफुल लाइफ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप बेशक फ़ोन बंद कर लें, मैं आपके हवाले से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। चलो ठीक है। ठीक है जी, ओके जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग डायबिटीज़ में मुब्तला, डायबिटीज़ 2 किस्म की होती है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, उसको कहते हैं IDDM और NIDDM। जो उसमें मुख्तलिफ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहरहाल ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं, ये लेटर ऑनसेट में होती है, एशियंस में ज़्यादा होती है, फैमिली हिस्ट्री जिनकी हो उनमें होती है, इसमें कई सारे कॉजेज़ होती है। अब हम ये करेंगे कि उसमें एक वजह ये होती है, हम उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हमारे एशियन में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी एक बहुत बड़ा वो है फैक्टर है, जिसकी वजह से आप जो होते हैं, अब मेरे तरह का बंदा जिसकी व्हील हो अराउंड द टमी, अब वो बहुत ज़्यादा प्रोन है, और हम एक चलता फिरता एक एटम बम है या चलता फिरता एक टिकिंग बॉम्ब है, जो किसी भी वक्त हमें यह बताया जा सकता है कि अगर कोई बंदा ओबीज है, एशियन है, तो उसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक वगैरह के लिए, डायबिटीज़ के लिए, और बहुत सारी चीज़। अब इसकी वजह से ये आपके जीपी के पास आप जब जाएंगे, मुख्तलिफ आप कहते हैं आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आपने अपनी जीपी से रब्ता करना है, अपनी मेडिकेशन वो करनी है, लाइफस्टाइल में चेंज लाएं, स्ट्रेस रिडक्शन की अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको कोशिश करें कि स्ट्रेस को रिड्यूस करें। आप देखें कि कहीं आप डिप्रेस तो नहीं, आप ऑनलाइन जाके या कुछ और उस तरीके से करके आप डिप्रेशन के परफॉर्मा वगैरह करें, आपको पता चलेगा। तो अगर ये चीज़ें आप करें, आप खुश रहें, तो आपकी डायबिटीज़ बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है, और आजकल कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज भी है। सही सही डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आरिफ है। आरिफ और साहब, मैं स्वाबी से बात कर रहा हूँ। ठीक है आरिफ साहब, आप डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहेंगे? असल में मैं भी डायबिटिक हूँ। मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि एक तो मेरा वेट जो है पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि मुझे कहीं भी फंक्शन वगैरह हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, वहाँ पर जाने से मुझे घबराहट सी होती है, दिल नहीं करता। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये डिप्रेशन है या कोई और मर्ज है? ठीक है जी। इसके बाद दूसरा मेरा ब्लड प्रेशर लो और हाई भी होता है। सही, दिल की डॉक्टर से धड़कन भी जरूर, कभी कभी जो है वो ज्यादा हो जाती है। सही, डॉक्टर से ज़रूर अपने राब्ते में रहिएगा। और डॉक्टर साहब आपको क्या कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर का। और तो आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई और मेडिकल नहीं, प्रॉब्लम? इसके अलावा डॉक्टर साहब मुझे कोई बीमारी नहीं। आपकी एज क्या? आप आवाज़ से बहुत यंग लगते हैं। जी मेरी एज 30 है। 30 ईयर्स। अच्छा, आप बहुत यंग हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको, मतलब आप डायबिटीज़ के मामले में तो आप अपने जीपी से रब्ता कायम करें, आपकी जो डायबिटिक नर्स होती है उसको आप रेगुलर देखा करें, आप अपना ख्याल, जो वो डायबिटीज़ की जितनी चीज़ें होती हैं, हम डायबिटीज़ पे एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, उसके बारे में आपको बताऊँगा डूज एंड डोंट्स। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हुआ है तो आपको ज़रूर चाहिए कि आप अपने जीपी से रब्ता कम करें, और मेरे ख्याल आपके साल में 1 मरतबा या 6 महीने में 1 मरतबा, डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल है, आप स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाते हैं, अपनी आंखें ज़रूर चेक करवाइएगा, अपने पाँव ज़रूर चेक कर। जी, ये सारी चीज़ें, हमारे पास टाइम कम है, मैं जल्दी बताता चलूँ, लेकिन जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं, दिल की घबराहट, सोशल इवेंट्स को अवॉइड करना, फैमिली को, फ्रेंड्स को अवॉइड करना, इस तरह की चीज़ें, आपकी पैल्पिटेशन होना या आपका दिल घबराना, ये हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो। तो आप अपने जीपी से रब्ता कायम करें। जैसे हमने पहले कहा कि आपका हक है कि आप अपने आप को रेफ़र करवाएं, और आप दूसरी थेरेपी जो है, जो साइकोथेरेपीज़ हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, अगर आप इसकी तरफ अपने आप को काउंसलिंग वगैरह की तरफ लेके जाएं तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा, और आपकी तरह के जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उससे आपकी जो अगर कोई डायबिटीज़, हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोई और बीमारियाँ हैं, उसमें बल्कि मदद मिलेगी डिप्रेशन की हेल्प लेने से।
صحیح ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے اگر آپ اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں گے ناظرین کو. یہ ٹاپک تھوڑا سا رہ گیا ہے اسٹریس ریڈکشن وغیرہ کے حوالے سے میں کچھ کہوں گا لیکن ہم اگلے پروگرام میں کہیں گے. صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں گا, خوش رہیے, ہنسیں کھیلیں, خوبصورت اپنے آپ کو کہلوائیں, کہیں دوسروں کو خوبصورت کہیں, خوش رہیں, ڈپریشن نہیں ہوگی انشاءاللہ. اوکے جی, بہت شکریہ ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا اور کالز کرنے کا. اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیے, میں بھی یہی اینڈ میں کہوں گی کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیے اور ہر پرابلم کو جو ہے وہ ہنس کے فیس کیجیے تو آپ آٹومیٹکلی خوبصورت لگیں گے. اللہ حافظ.